का विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भारत चीन संबंध 1947 से आज तक। यह एक ऐसा टॉपिक है जो करंट के दृष्टिकोण से, अद्यतन नॉलेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जिसको समसामयिक घटना चक्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तथा जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो भारत के अपने पड़ोसियों के साथ क्या संबंध हैं, इसमें भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि भारत की शुरू से यह नीति रही है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना करके रहने की यह नीति गुजरात डॉक्ट्रिन में और स्पष्ट हो जाती है, और हम लोगों ने इसको देखा, समझा और पढ़ा है। आज हम संक्षेप में यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और चीन के संबंध अभी तक अच्छे क्यों नहीं हो पाए, जबकि भारत की तरफ से सिर्फ अगर दलाई लामा को भारत में शरण देने के अलावा भारत ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे चीन को परेशानी हो। मगर चीन भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना नहीं चाहता है, जबकि 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से 18 बार किसी न किसी मंच पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर 18 बार किसी व्यक्ति से मुलाकात कर लिया जाए और उसके बाद भी ये स्थिति उत्पन्न हो जो आपने गलवान घाटी में देखा, आज भी स्थिति खराब बनी हुई है, तो यह कहीं न कहीं यह बताता है कि चीन की नीयत साफ नहीं है। इसके नाते यह समस्याएं आ रही हैं। हम जब चीन को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि चीन हमारे साथ एक नए स्वरूप के रूप में आता है। उससे वर्तमान में जो नए राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, शी जिनपिंग, और वह चीन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि चीन एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जा रहा है तथा क्षेत्रीय सैन्य शक्ति से एक बड़े सैन्य शक्ति की तरफ बढ़ रहा है। इसके नाते चीन एक ऐसा देश है जिसकी जो भौगोलिक सीमा है वह 14 देशों से मिलती है, और 14 देशों के साथ कुछ न कुछ उसके विवाद हैं। तथा इसके अलावा भी दक्षिणी चीन सागर में भी बराबर विवाद करता रहा है। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे घटना चक्र आगे बढ़ता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह ठीक है कि भारत की आजादी से लगभग 40 साल पहले ब्रिटेन और चीनियों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, जो लगभग 700 किलोमीटर का हुआ था, जिसे चीन सरकार वर्तमान में नहीं मानती। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और 1949 में चीन ने माओ तसे-तुंग के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। जैसे भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से चीन ने माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। जब हम कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें समझने वाली बात होती है कि कम्युनिस्ट राजनीतिक व्यवस्था और कम्युनिस्ट आर्थिक व्यवस्था। हम इसको अलग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम 1979 के बाद जब हम चीन की दूसरी पीढ़ी को
शासन करते हुए चीन में पाते हैं तो देखते हैं कि यह कम्युनिस्ट राजनीतिक व्यवस्था को तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था में उसने परिवर्तन लाया। तो इसी नाते मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं कि 1949 में माओ के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, उस समय कम्युनिस्ट राजनीतिक व्यवस्था, यह ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें सिर्फ एक पार्टी होती है और वही पार्टी का सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष होता है, सेना अध्यक्ष होता है, और वह जो चाहता है वही कानून के रूप में लागू किया जाता है और काम किया जाता है। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में ये होता है कि सरकार केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है, कि सरकार उस अर्थव्यवस्था को, जिसे हम राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उस अर्थव्यवस्था के तहत उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो यह देश की अर्थव्यवस्था 1949 से कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था के रूप में चलती चली आ रही थी, और इस व्यवस्था में पहली बार इसको दो भाग किया गया और अर्थव्यवस्था को कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था से हटा करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। जो काम भारत ने 1991 में प्रारंभ किया, वह काम 1979 में चीन ने प्रारंभ कर दिया, जिसके नाते उसकी अर्थव्यवस्था हमसे आज 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वह हमसे जीडीपी के मामले में, रिजर्व के मामले में बहुत आगे चल रहा है। ठीक, हम फिर पीछे आते हैं। तिब्बत जो चीन का एक भाग नहीं था, मगर चीन ने उस स्वायत्त भाग पर कब्जा कर लिया। भारत और चीन के बीच विवाद का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। जब तिब्बत में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, जो वहां के प्रमुख धर्म गुरु थे, जिनके पास राजनैतिक शक्ति भी थी, धार्मिक शक्ति भी थी, तथा इनके पास कोई सेना नहीं होती थी, इस नाते यही दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी जो अपने पास रख करके व्यवस्था को चलाते थे। जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया तो दलाई लामा ने भाग करके अपने कुछ अनुयायियों के साथ भारत में प्रवेश किया, क्योंकि सबसे पास का रास्ता था हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, और वह वहां आए और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने वहां शरण दिया। जो राजनीतिक शरण उन्होंने दिया, यहीं से भारत और चीन के संबंध बिगड़ने प्रारंभ हुए। माओ ने उसी समय यह फैसला कर लिया कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी कीमत 1962 के जंग में हम लोगों को चुकानी पड़ी थी। 1 महीने का जो युद्ध चला था, जिस युद्ध में लद्दाख का लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया, जिसे हम आक्साई चीन कहते हैं, और उसके बाद से उसने बार बार भारत के पूर्वी हिस्से के नक्शे को बदलने का प्रयास किया, इसलिए कि वो भारत को एहसास करा सके कि तुमने दलाई लामा को अपने वहां संरक्षण दे करके हमारे द्वारा बनाए गए धार्मिक नीति का उल्लंघन किया है। क्योंकि वह लोग कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग हैं, वहां पर धर्म को एक अफीम के समान समझा जाता है। ये कहा जाता है कि यह धर्म जिस प्रकार से अफीम किसी व्यक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देता है और बेकार कर देता है, उसी प्रकार से धर्म जो है मनुष्य को, समाज को, देश को बर्बाद कर देता है। इस नाते उन लोगों ने धर्म पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और लोगों को कर्म पर विश्वास करने की बात कही। यह ठीक है कि जिस अफीम की बात चीनी धर्म के साथ जोड़ते हैं, यह चीनियों के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है।
हम 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ युद्ध का जब चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, तो उस युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि चीनी 19वीं और 20वीं शताब्दी में कि चीनी अफीमची होते हैं, ये अफीम के नशे में रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो तासीर है उसके लिए उनके लिए आवश्यक होता है। इस नाते ये कहा जाता है कि यह सोए हुए शेर की तरह है, इन्हें जगाना ठीक नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यह सो रहे हैं, इन्हें सोने दो, अगर ये जग जाएंगे तो सबके लिए नुकसान पहुंचाएंगे। और आज लगता है कि चीन जग गया है, क्योंकि वह दक्षिणी चीन सागर हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, रूस हो, हर भारत के साथ, हर अपने पड़ोसी के साथ किसी न किसी भारत, चीन और अमेरिका के साथ व्यापार जो जंग चल रहा है, ये आप जान रहे हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, यह लग रहा है कि यह चीन की जो तीसरी पीढ़ी शासन कर रही है, जिसने अपने विधान से यह पारित करा लिया है कि वह जब तक चाहेंगे तब तक राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे और सारी शक्ति उनके पास रहेगी, वह एक ऐसे चीन का निर्माण करना चाहते हैं जो सर्वशक्तिशाली हो और सारी अर्थव्यवस्था पर और सारी सैन्य व्यवस्था पर उसका नियंत्रण हो। जिसके नाते क्योंकि दुनिया अब बहुध्रुवी व्यवस्था को स्वीकार कर चुकी है, ऐसे में एक ध्रुवी या दो ध्रुवी अर्थव्यवस्था का जन्म होना संभव नहीं है। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ध्रुवी व्यवस्था 1990 तक चली थी, 1945 से 90 तक, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं और दो ध्रुवी व्यवस्था के रूप में हम पढ़ते हैं। तो हम चाइना को जब पढ़ रहे हैं तो तिब्बत पे चीन का अधिकार करना और दलाई लामा का आकर के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जिले में अपना अस्थायी निवास करना चीन को खल गया, जिसके नाते हमें पंचशील समझौता जो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के साथ हुआ था, और यह बौद्ध सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई किसी के व्यक्तिगत मामले में किसी के सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी चीन अपने को रोक नहीं पाया और नवंबर 1962 में उसने भारत पर हमला कर दिया। यह युद्ध भारत के लिए और भारी पड़ता अगर अमेरिका और ब्रिटेन भारत की मदद के लिए सामने नहीं आते। ब्रिटेन और अमेरिका से नेहरू के द्वारा उनसे जो मदद मांगा गया वो उन्होंने स्वीकार किया और मदद के रूप में वो आगे आए, जिसके नाते चीन को लगा कि अब इस युद्ध को आगे बढ़ाना मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि चीन का अमेरिका का 7वां बेड़ा जो बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका था, वह चीन के लिए युद्ध करने को तैयार था। जिसके नाते 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और यह युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध नेहरू के लिए उनकी असफल विदेश नीति का परिचायक माना जाता है, क्योंकि नेहरू जी को इस बात का एहसास नहीं था, या उनके जो सलाहकार थे वह बार बार उनको ये समझा रहे थे कि चीन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम बार बार भारत चीनी भाई भाई जो कहा करते थे, इसके नाते हम लोगों को यह विश्वास था कि कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, और लेकिन ऐसी स्थिति बन गई। उसके बाद एक लंबा अंतराल आया जब भारत और चीन के साथ हमारे संबंध रुक से गए। ठीक है कि सीमा पर विवाद हमारे सैनिक युद्ध करते रहे और सिर्फ छोटे छोटे जो आपस में लड़ाई होती रहती है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, लद्दाख के क्षेत्र पर छोटी छोटी टुकड़ियां लड़ती रही, वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1962 के जंग के बाद भारतीय सैनिकों के मन में चीनियों के प्रति एक डर बन गया था, और यह डर 1971 में आकर के समाप्त हो जाता है। भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले एक छोटा सा संघर्ष होता है जिसमें हम लोगों को यह एहसास हो जाता है कि हम चीनियों को भी मार सकते हैं। तो ये लगातार चलता रहा।
1979 में माओ के मरने के बाद जब चीन की राजनीतिक सत्ता पर एक नए पीढ़ी का, एक नए शासक का आगमन होता है, देंग सियाओपिंग जो 1979 से पहले चीनी सत्ता पर आते हैं और उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में चलाने का प्रयास किया, क्योंकि उनको लगा कि बढ़ती आबादी की पूर्ति हम अपने संसाधनों से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने खिड़की खोलना, अपनी अर्थव्यवस्था की खिड़की को खोलना प्रारंभ किया, जो खुली अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे विदेशी कंपनियां चीन में प्रवेश करने लगी। इनमें दो देशों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, पहला अमेरिका और दूसरा जापान, क्योंकि इन दोनों देशों ने चीन को आर्थिक मदद की, जिसका परिणाम है कि चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आया। 1979 के बाद जब विदेशी कंपनियां चीन जाने लगी और विदेशी धन चीन जाने लगा, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी और धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था गतिमान हो गई और आज वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। और उसके आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित होने के नाते ही वह रोज नए नए एजेंडे को लागू कर रहा है। 1988 में जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए चीन का दौरा किया, इससे हमारे चीन के साथ जो गतिरोध था, जो संबंध रुके हुए थे, उनको एक बार फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया और कुछ हद तक स्थिति और संबंधों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लेकिन चीन हमेशा अपने को भारत से बड़ा देश समझता रहा और भारत के विकास में हमेशा रोड़ा अटकाता रहा कि वो कभी नहीं चाहता है कि एशिया की दो बड़ी शक्ति, पूर्व में चीन और दक्षिण में भारत, कभी ये दक्षिण एशियाई देशों में भारत सिरमौर बने आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से। इसके लिए वो हमेशा भारत को परेशान करने के लिए वह रणनीति तैयार करता है। भारत और चीन दोनों ही एक प्राचीन ऐतिहासिक देश के रूप में जाने जाते हैं। दोनों की सभ्यताएं बहुत प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन काल से हम इन दोनों की सभ्यताओं को देखते, सुनते और समझते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक घटना हम पढ़ते हैं जिसे रेशम मार्ग कहा जाता है। चीन का रेशम दुनिया का सबसे अच्छा रेशम था जिससे कपड़े बनाए जाते थे। इस प्राचीन काल में इस रेशम की सबसे अधिक मांग यूनान में, मतलब दक्षिणी यूरोप के संपन्न सांस्कृतिक देश सोने से इस रेशम को खरीदा करते थे, सोना दे करके इस रेशम को खरीदा करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि चीन अपने बड़े आर्थिक लाभ के लिए बड़ी मात्रा में चीन का यूरोप के साथ व्यापार होता था, जो उस काल में हम रेशम मार्ग के नाम से पढ़ते थे। वर्तमान में फिर चीन सरकार स्थलीय रेशम मार्ग तथा समुद्रीय रेशम मार्ग के रूप में नए परिवहन पथ का निर्माण करने का एक योजना पर काम कर रही है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में यह दोनों देश काफी संपन्न देश थे और तेजी से व्यापार में बढ़ रहे थे। हम जब आधुनिक काल में बात कर रहे हैं तो 1979 के बाद जब दूसरी पीढ़ी ने चीन की राजनीतिक व्यवस्था को चलाना शुरू किया तो उसने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इसमें खुलेपन को लाए और जिस खुलेपन के नाते चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होना प्रारंभ हुआ और निरंतर वो विकास होता चला गया।
1993 में भारत और चीन के साथ संबंध हुए, लेकिन जो समझौता हुआ उस समझौते पर कभी चीन ने अमल करने का प्रयास नहीं किया, अर्थात कि वो हमेशा अपने ही लाभ की बात सोचता रहा और आज भी वो इन पर काम कर रहा है। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक मोदी की चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग के साथ 18 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जो मुद्दे थे वो आज भी उलझे हुए हैं, क्योंकि चीन जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसने कुछ योजनाओं को शुरू किया था, उन योजनाओं में भारत का भाग न लेना यह चीन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गया, जिसके नाते चीन ने भारत से बदला लेने के लिए ठान लिया। चीन को भारत की 1 इंच जमीन की जरूरत नहीं है। यह सारा विवाद आर्थिक विवाद है, जिसको जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि भारत से कई गुना बड़ा 3 गुना बड़ा चीन है। दुनिया की तीसरी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पढ़ी जाने वाली वह देश के रूप में जाना जाता है। उसको भूमि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह अपने विवाद को जमीनी स्तर पर ला करके वह बताना चाहता है कि अगर भारत हमारे द्वारा बनाए गए नियम को नहीं लागू करता है तो इसके लिए उसको गलवान जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। आज 15 जून 2020 को जो गलवान घाटी में जो घटनाएं घटी हैं, वह घटना सिर्फ इस बात को प्रतीक तौर पर बताने के लिए है कि चीन भारत को बार बार परेशान करता रहेगा। यह ठीक है कि इस सरकार के आने के बाद सरकार ने भारत और चीन के साथ जो आर्थिक संबंध हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया, क्योंकि वर्तमान में आज भारत का चीन के साथ सबसे अधिक घाटे वाला व्यापार होता है। अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो लगभग हर साल हमको 50 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, जिसके नाते यह घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है। 2020-21 में यह घाटा कुछ कम होगा तथा आने वाले समय में सरकार ने जो फार्मा क्षेत्र में, क्योंकि हम जो जेनरिक दवाओं का निर्माण करते हैं और अमेरिका या अन्य देशों को निर्यात करते हैं, उन देशों में प्रयोग किए जाने वाले एपीआई जो कच्चा माल है वो हम लगभग 70% चीन से आयात करते हैं। तो हमको पहले चीन से आयात करने वाले माल का खुद उत्पादन करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे और चीन के साथ हम व्यापार में घाटे का व्यापार कम करके अपने व्यापार को समृद्ध करना होंगे। तो भारत को चीन के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए सबसे पहले फार्मा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, टेक्सटाइल क्षेत्र और खिलौने तथा अन्य बहुत से सामान जो चीन से आते, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स जो चीन से आते हैं, उन चीजों को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमको अपने वहां एक रणनीति बना करके उन व्यापारियों को जो इस काम में लगे हुए हैं उनको आर्थिक मदद दे करके उनको इस तरह से तैयार करें कि हमको उन चीजों का आयात ना करना पड़े और सस्ती चीजों का हम चीन की तरह उत्पादन कर सकें, जिससे कि हम चीन पर मेरी निर्भरता कम हो सके। साथ ही साथ हमको अपने मिलिट्री पोजीशन को भी और चाक चौबंद करना पड़ेगा कि हमको हर वक्त ये पता रहे कि कहां से कौन सेनाएं घुस रही हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी मजबूत रहेगी, तो हम आर्थिक तथा सैनिक मोर्चे पर दोनों तरह से हम ठीक रहेंगे।
साथ ही साथ हमको अपनी विदेश नीति को, क्योंकि यह विदेश नीति का इनपुट है, रक्षा नीति और आर्थिक नीति, हम अपनी जब विदेश नीति को तैयार करते हैं तो उस नीति के अंदर ये समाहित है। जैसे हमारा अमेरिका के साथ वर्तमान में एक अच्छे संबंध चल रहे हैं, ऐसे में जब हमारे उनके साथ अच्छे संबंध चलेंगे, हमारा अमेरिका के साथ व्यापार लाभ का व्यापार है, क्योंकि हम ज्यादा सामान निर्यात करते हैं और कम सामान आयात करते हैं। तो जो चीन के साथ घाटे का व्यापार होता है उसकी अपेक्षा अमेरिका के साथ फायदे का व्यापार होता है। हम अगर अमेरिका के साथ और अच्छे संबंध रखते हैं तो हमको व्यापार में कोई परेशानी नहीं होगी, तथा सुरक्षा परिषद में आने वाले समय में हो सकता है कि हमें अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल जाए, तथा हमें अन्य सभी बड़े मंचों पर अमेरिका का अगर मदद मिलता रहेगा तो हम अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर सकेंगे और अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे, जो आज तक 2014 से पहले यह देखने को नहीं मिलता। तो हमको अपने चीन के साथ इंडो चाइना रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हमको एक लंबी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, जिनमें सारे फैक्ट को, सारे तथ्य को, सारे क्षेत्र को समाहित करके, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं, उनको मिला करके एक ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर झलकती हो और हम अब निर्यात प्रधान देश की अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएं, न कि आयात प्रधान। चीन वर्तमान में एक निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है और वो स्वरूप हम खुद स्वीकार करें। जब हम एक मजबूत निर्यातक बनेंगे, एक अच्छे उत्पादक बनेंगे, तभी हम चीन के साथ मुकाबला